आप सभी का एक बार फिर से R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 11th फिजिक्स से चैप्टर 3 से गति के समीकरण क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग गति के समीकरण को सिद्ध करेंगे, ये आज पढ़ने वाले हैं। इसके साथ हम लोग आज गति के समीकरण के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं यानी कि आंकिक प्रश्न बनते हैं, वो भी हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग इनको सिद्ध करेंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे गति के जो 3 समीकरण बनते हैं वो नोट कर रखे हैं। सबसे फर्स्ट होता है v इक्वल u प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इक्वल में ut प्लस 1/2 एट ए स्क्वायर और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल में u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ इन समीकरण में जो संकेत यूज़ हुए हैं, जिनका उपयोग हम लोगों ने करा है, उनका अर्थ समझ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे u की बात करेंगे और u होता है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे नोट करेंगे वस्तु का रहेगा ये प्रारंभिक वेग। ऐसे कैसे सेकेंड जब v की बात करेंगे तो ये वस्तु का अंतिम वेग होगा, मतलब कुछ समय बाद हम अगर वस्तु को देखेंगे तो वहाँ पे जो वेग बनेगा वो उसका अंतिम वेग कहलाएगा। ऐसे कैसे अगर a की बात की जाए तो वस्तु का त्वरण होता है, यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग वहाँ पे त्वरण बोलते हैं। ऐसे कैसे t की अगर बात करते हैं तो t होता है समय और s होता है विस्थापन, मतलब वस्तु ने t समय में कितनी दूरी तय करी या उसकी स्थिति परिवर्तन किस प्रकार से हुई, वस्तु किस स्थान से किस स्थान पर पहुंच गई है, ये हम लोग विस्थापन में समझते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग किस तरीके से एक डायग्राम से हम लोग ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, इसमें सपोज करो कि यहाँ कोई वस्तु रखी है जिसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है, और कुछ समय बाद मतलब t समय बाद, ये t समय कुछ भी हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं, इस तरीके से। तो t समय बाद जो है वस्तु का वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। और यहाँ पे ये जो समय होता है ये 0 समय होता है, मतलब प्रारंभ में हम लोग बात करते हैं, और यहाँ जो समय होता है वो t समय होता है। यहाँ t समय होता है और t समय पर उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। और वस्तु यहाँ से यहाँ अगर पहुँच जाती है तो ये इसका विस्थापन हुआ, मतलब वस्तु इस स्थान से इस स्थान पे आ चुकी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उस वस्तु का विस्थापन कहेंगे। साथ में अगर त्वरण देखा जाए तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। जैसे पहले उसका वेग u था और बाद में अंतिम वेग क्या बना, उसका v बना, तो जो परिवर्तन हुआ समय के सापेक्ष उसको हम लोग यहाँ पे त्वरण कहेंगे। दूसरा यहाँ पे त्वरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम त्वरण बोलते हैं जिसको प्लस a हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड होता है अगर यहाँ पे मंदन की बात की जाए, मंदन भी एक प्रकार का त्वरण होता है और ये माइनस से आता है। दोनों का अर्थ हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम लोग त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु का वेग वहाँ पे बढ़ता है, हमेशा प्लस होता है। ऐसे कैसे मंदन की बात करते हैं तो मंदन का मतलब वस्तु की गति को मंद करना, मतलब रोकना, मतलब गति यहाँ पे कम होती है। पहले उसका वेग ज़्यादा होता है और बाद में धीरे धीरे वेग कम होते होते वस्तु रुक जाती है। तो इसलिए जब मंदन की बात करेंगे तो वहाँ हम लोग -a यूज़ करेंगे, और जब त्वरण की बात करेंगे तो वहाँ पे हम +a की बात करेंगे। और त्वरण का मतलब होता है वस्तु का वेग बढ़ता है। जैसे यहाँ हम त्वरण की बात कर रहे हैं तो u यहाँ पे कम होगा, प्रारंभिक वेग कम होगा और अंतिम वेग जो है वस्तु का ज़्यादा होगा। तो ये अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे संकेत उपयोग हुए हैं उनको अच्छे से एक डायग्राम से समझा। आगे हम 1 बाय 1 तीनों समीकरण को अच्छे से सिद्ध करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इनको प्रूफ करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग समीकरण किस प्रकार से सिद्ध होंगे वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रथम समीकरण को सिद्ध करके बताने वाला हूँ। प्रथम समीकरण का हम लोग यहाँ पे निगमन करेंगे। तो यहाँ जो है इसका निगमन करने के पहले हम लोगों को यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखना पड़ेगी, और वो क्या लिखना पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को बता रखा है, या फिर यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है प्रारंभिक वेग u से। तो स्टार्ट करेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है,
t समय बाद उस वस्तु का अंतिम वेग या वेग v हो जाता है तथा वस्तु का त्वरण a होता है। मतलब जो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है u से v होता है, तो इसके बीच में जो अंतर आया वेग में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो इसकी शुरुआत जो होगी, गति का प्रथम समीकरण जब हम सिद्ध करेंगे तो इसकी शुरुआत वस्तु के त्वरण से ही होना है। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, वस्तु का त्वरण, और ये वस्तु का त्वरण का एक फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे आता है समय अंतराल। अभी वेग में परिवर्तन की बात की जाएगा तो अंतर से बात होगी, यहाँ पे v माइनस यू नोट करेंगे हम लोग, क्योंकि v वेग यहाँ पे ज़्यादा है। हम त्वरण की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग u कम होता है और अंतिम वेग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले त्वरण को हम लोग a से दर्शाते हैं। बात करेंगे वेग में परिवर्तन तो v माइनस यू आना है। सेकेंड, अगर समय अंतराल की बात करेंगे तो v वेग पे समय कितना है, t है, माइनस u पे समय कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से समय अंतराल बनेगा यहाँ पे t माइनस 0। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा v माइनस यू के अपॉन में ऑनली क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अभी t का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे a से करवाना है, तो अगली स्टेप बनेगी at इक्वल में v माइनस यू। यहाँ से हम लोग v की वैल्यू अगर निकालते हैं तो u इधर राइट से लेफ्ट में लेंगे तो प्लस में आएगा और साथ में क्या आएगा, 80 आएगा। और यही हम लोगों का प्रथम समीकरण होता है। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रथम समीकरण को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था, जिसमें वस्तु के त्वरण से हम लोगों को स्टार्ट करते हुए इसको सिद्ध करना है। आगे हम लोग इसका द्वितीय समीकरण जो होता है उसकी बात करेंगे, यानी कि उसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए द्वितीय समीकरण किस तरीके से होगा। यहाँ पे फिर से जो है द्वितीय समीकरण के लिए हम लोग जो नोट करेंगे वो अभी मैंने बताया था वही नोट करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग विस्थापन के लिए सिद्ध करना है तो आगे विस्थापन भी उसमें जोड़ देंगे। तो एक बार और आप अच्छे से समझिए कि क्या नोट करेंगे हम लोग। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उस वस्तु का वेग v एवं त्वरण a हो जाता है तथा वस्तु का विस्थापन s हो जाता है। तो यहाँ हम लोग इसकी शुरुआत जब करेंगे तो औसत वेग से इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड समीकरण को प्रूफ करने के लिए हम लोग औसत वेग से स्टार्ट करेंगे और औसत वेग को हम लोग v बार से डिनोट करेंगे। इक्वल में देखें यहाँ पे औसत का मतलब होता है, एक फार्मूला बनता है जब भी हम लोग औसत निकालते हैं तो वहाँ बनता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। हम लोग यहाँ पे वेग की बात कर रहे हैं और वेग हम यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, तो इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। और कितने वेग है, 2 है, तो बटे में कितना आना है, 2 आना है। आगे हम लोग यहाँ पे v का मान जो है गति का प्रथम समीकरण होता है, इससे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, परंतु करके हम लोग नोट करेंगे कि v इक्वल क्या होता है, u प्लस 80। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम लोगों को कहाँ रखना है, v के स्थान पे रखना है। तो देखिए आगे कौन सी स्टेप बनेगी, v बार इक्वल में क्या आना है, u से स्टार्ट करेंगे, u प्लस में v के स्थान पे लिखना है u प्लस 80 हम लोगों को नोट करना है, और अपोन में क्या आएगा, 2 आएगा। आगे अगर देखते हैं तो क्या होना है, u से u को प्लस करेंगे, 2u प्लस में 80 के अपोन में 2 आना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 2 दे रखा है इसके नीचे यहाँ पे एलसीएम हम अलग अलग करेंगे। ये 2 जो है इस 2u के बटे में भी आना है और 80 के बटे में भी आना है। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेप बनेगी, 2u के अपोन में 2 प्लस 80 के अपोन में क्या नोट करेंगे, 2 नोट करेंगे। आगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो देखिए यहाँ पे v बार इक्वल में क्या आना है, यहाँ पे u आएगा प्लस यहाँ पे जो नीचे 2 लिख रखा है इसको 1/2 हम लोग पढ़ सकते हैं और 80 साथ में यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से ये v बार की वैल्यू निकली है, मतलब औसत वेग हम लोगों ने निकाल लिया है। आगे हम लोग एक विस्थापन का फार्मूला लगाने वाले, क्योंकि हम लोगों को द्वितीय समीकरण यहाँ पे सिद्ध करना है तो विस्थापन से करना है, यानी कि s से करना है। तो अभी विस्थापन का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे वो देखें, विस्थापन के इक्वल में होता है औसत वेग इंटू समय अंतराल। ये एक फार्मूला हम लोग विस्थापन का यहाँ पे
यूज़ करेंगे। तो देखिए विस्थापन को हम लोग एस से डिनोट करेंगे। औसत वेग के लिए अभी हम लोगों ने निकाला है वी बार, इंटू समय अंतराल के लिए फिर से टी माइनस 0 नोट करना है। आगे देखिए इसमें यहाँ पे वी बार का वैल्यू रखना है। कौन सा वैल्यू रखना है? ऊपर वाला, u इक्वल में u प्लस में 1/2 AT, और साथ में इंटू में क्या आना है? ओनली यहाँ पे t आना है। अभी t का हम लोगों को आगे दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो s इक्वल में आएगा यहाँ पे u का t से मल्टीप्लाई होगा ut प्लस, अगर t का मल्टीप्लाई AT से होगा तो 1/2 AT² हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से ये सेकेंड समीकरण भी हम लोगों ने अभी प्रूफ करा है। इसको आप लोग अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। आगे हम लोग इसका तृतीय समीकरण जो होता है उसको यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं। गति का तृतीय समीकरण सिद्ध करने के लिए हम लोगों को गति के प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण दोनों का यहाँ पे यूज़ करना है, और इसको स्टार्ट हम गति के प्रथम समीकरण से करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गति के प्रथम समीकरण से देखेंगे, और प्रथम समीकरण होता है v इक्वल में u प्लस AT। यहाँ हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखें यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्ग करने पर मतलब दोनों तरफ का वर्ग करना है हम लोगों को, और वर्ग करना है मतलब यहाँ पे घात कितनी लगाना है? 2 लगाना है। अभी यहाँ तो v² रहेगा, लेकिन बराबर से इधर राइट हैंड साइड में हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो देखिए सबसे पहले a² आएगा u² प्लस, फिर बीच में आएगा 2 इंटू a आना है u, इंटू b के लिए क्या आएगा? AT आएगा, प्लस में b², और b² का मतलब यहाँ पे AT दे रखा है, तो यहाँ नोट करेंगे AT का होल स्क्वायर। आगे देखें v² इक्वल में u² प्लस, यहाँ हम लोगों को मिलना है 2u AT, है ना, 2u और साथ में क्या आ जाएगा? AT आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग a² और t² इसको बना सकते हैं। आगे अगर देखते हैं तो यहाँ से v² इक्वल में u² प्लस, यहाँ देखें हम लोग 2 और साथ में कॉमन क्या निकल रहा है? a दोनों से कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे t भी कॉमन निकल रहा है, t भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को t कॉमन नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे a से बनाना है तो u के साथ में t रहना चाहिए। तो यहाँ से 2 के साथ में a हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में देखें यहाँ पे u के साथ में क्या बचेगा? t बचेगा, प्लस प्लस अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ हम लोगों ने 2 कॉमन निकाला है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब वो 2 कहाँ आएगा? अपॉन में आएगा, बटे में आएगा। तो मैं इस तरीके से 1/2 इसको नोट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं दे रखा है इस पद में, लेकिन हम लोगों ने 2 कॉमन निकाला है तो वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। साथ में एक a हम लोगों ने कॉमन निकाला है, तो यहाँ क्या बचेगा? सिंगल a बचेगा। साथ में यहाँ पे t² बचेगा। क्या बचेगा? साथ में t² बचेगा। अभी आगे हम लोगों को ये जो ब्रैकेट बना है इसकी वैल्यू हम लोगों को गति का जो द्वितीय समीकरण होता है उससे यहाँ पे s रखना है। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, और समीकरण होता है s इक्वल में ut प्लस 1/2 AT² से हम लोग इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या रख देंगे? s रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलना है? v² इक्वल में u² प्लस, साथ में 2 आएगा, a आएगा, और इस ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे क्या नोट कर देंगे? s हम लोग गति के द्वितीय समीकरण से नोट कर देंगे। और ये जो समीकरण हम लोगों को मिला है लास्ट में, यही हम लोगों का गति का तृतीय समीकरण होता है। तो इसकी भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। बस ये याद रखना है कि गति का तृतीय समीकरण हम लोग सिद्ध करेंगे तो उसमें गति के प्रथम समीकरण और गति के द्वितीय समीकरण दोनों का यूज़ करना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है? गति के प्रथम समीकरण से करना है। उसका वर्ग करेंगे, वर्ग का जो फॉर्मूला लगाएंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। आगे मैं इस पे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करवाने वाला हूँ आप लोगों को। यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोगों को 3 बातों का ध्यान रखना है।
पहली बात होती है कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा है, दूसरा हम लोगों को क्या निकालना है, और तीसरा हम लोगों को कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर ये तीन चीज़ें हम लोगों को पहले से अगर पता है, क्वेश्चन को देखते हुए हम लोगों को पता चल जाता है, तो हम बिल्कुल ईजी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे दिया है, वो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रारंभिक वेग दे रखा है, मतलब विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी कि u क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। सेकंड की बात करें तो समय जो दे रखा है 5 सेकंड दे रखा है समय आगे, और 5 सेकंड में उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मतलब वो अंतिम वेग के बारे में बात कर रहा है। तो v क्या रहेगा, 30 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो देखिए यहाँ पे गति का जो प्रथम समीकरण है, इससे हम लोग बड़ी आसानी से a का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला, v इक्वल में ut प्लस एटी से, मतलब यहाँ पे सारी वैल्यू हम लोगों को रखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, और जो निकालना है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो v इक्वल में क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले v इक्वल में यहाँ पे दे रखा है 30, इक्वल में u की वैल्यू दे रखी है 0, प्लस a हम लोगों को निकालना है, और t क्या दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है। यहाँ से अगर देखते हैं आगे तो 0 से कोई मतलब रहा नहीं, ये बनेगा 5a, और अगर a की वैल्यू निकालते हैं तो 30 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। और त्वरण की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ये भी आप लोग अच्छे से समझे कि हम लोग उसकी यूनिट क्या नोट करेंगे, इकाई क्या नोट करेंगे। तो जैसे वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड आता है, वैसे त्वरण जब हम लोग बात करेंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लोग नोट करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व करा है, आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें दे रखी है और क्या हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 5 सेकंड बाद पिंड का वेग एवं चली गई दूरी हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे अंतिम वेग ज्ञात करना है, और चली गई दूरी मतलब विस्थापन हम लोगों को ज्ञात करना है। और दिया क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक वेग दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकेंड, और उस वस्तु का त्वरण दे रखा है, और साथ में समय भी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नोट करेंगे, दिया है हमें u इक्वल दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकेंड, और आगे बात करेंगे त्वरण दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय जो दे रखा है वो दे रखा है 5 सेकेंड दे रखा है। तो आगे हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, इसमें वस्तु का अंतिम वेग निकालना है। मतलब 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, मतलब v हम लोगों को निकालना है, और सेकेंड जो है चली गई दूरी हम लोगों को निकालना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग फर्स्ट समीकरण अगर नोट करते हैं तो यहाँ से हम लोग इजीली v की वैल्यू निकाल सकते हैं। u हम लोगों को दे रखा है 6, a हम लोगों को यहाँ पे 2 क्वेश्चन में दे रखा है, और t का मान भी दे रखा है 5। तो हम लोग आसानी से यहाँ पे v का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, गति का प्रथम समीकरण v इक्वल u प्लस एटी से। यहाँ जो है v की वैल्यू निकालने के लिए v की वैल्यू 6 रखना है, प्लस a के लिए 2 आएगा और t के लिए क्या आएगा, 5 आएगा। तो v इक्वल में 6 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। आगे देखिए इसमें v इक्वल हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा मीटर प्रति सेकेंड आएगा। अंतिम वेग क्या मिला यहाँ पे, 16 मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे हम लोगों को यहाँ पे चली गई दूरी निकालना है। तो चली गई दूरी निकालने के लिए हम लोग या तो गति का सेकंड समीकरण उपयोग करेंगे या फिर यहाँ पे थर्ड यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे तीसरे से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला सूत्र हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इक्वल में u स्क्वायर प्लस 2s से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे v क्या दे रखा है, देखिए 16 होल स्क्वायर आएगा, इक्वल में u की अगर बात करते हैं तो u यहाँ पे 6 दे रखा है, 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है 2, तो a के स्थान पे 2 रखना है, और साथ में a की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो देखिए आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 256, 256 आना है, यहाँ आना है 36, प्लस ये यहाँ पे बनेगा 10
और एस बनेगा। ये यहाँ पे 5 नहीं है, एस है। विस्थापन हम लोगों को निकालना है, वो एस है यहाँ पे। ये सबसे पहले इधर माइनस करेंगे, 36 माइनस में आएगा, इक्वल में यहाँ पे 10 एस आएगा। यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, 2 और 2 आना है, इक्वल में 10 एस आना है। अगर एस की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो ये 10 का आ जाएगा, इसके अपॉन में आएगा, बटे में आएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा तो एस इक्वल आएगा 22 और इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर बनेगी, क्योंकि विस्थापन के लिए जो इकाई आती है वो मीटर आती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मीटर इसकी इकाई नोट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करा है। यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ें निकालना थी, एक तो वस्तु का अंतिम वेग निकालना था, तो हम लोगों ने गति का प्रथम समीकरण का यूज़ करते हुए वो निकाला, और सेकेंड हम लोगों को यहाँ पे विस्थापन निकालना था, मतलब एस की वैल्यू निकालना थी। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो हम इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं या फिर इस वाली से। तो मैंने यहाँ पे गति का जो तीसरा समीकरण होता है उसका यूज़ करते हुए एस की यहाँ पे वैल्यू निकाली है। अभी हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि उसमें क्या दे रखा है। एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ब्रेक लगाने पर कार 10 मीटर चलकर रुक जाती है। तो बताइए कि वस्तु का त्वरण एवं वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग u दे रखा है, साथ में उसके द्वारा चली गई दूरी दे रखी है, ब्रेक लगाने पर वो कितनी दूरी चलकर रुक जाती है, तो वो दूरी दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर, मतलब एस का मान यहाँ पे 10 मीटर दे रखा है। तो हम लोगों को त्वरण निकालना है और वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा। दूसरी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे त्वरण जो निकालना है उसका आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तु को ब्रेक लगा के हम लोग कार को ब्रेक लगा के रोक रहे हैं, इसका मतलब उसमें मंदन बन रहा है। तो जो ए का मान आएगा वो यहाँ पे माइनस में आएगा। दूसरा हम लोगों को यहाँ पे समय भी निकालना है कि कितने समय में वस्तु यहाँ पे रुक जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो दिया है की बात करेंगे, देखें यहाँ पे दिया है सबसे पहले u की वैल्यू दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। सेकेंड हम लोगों को चली गई दूरी s दे रखा है 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट दे रखी है किलोमीटर प्रति आवर और यहाँ पे दे रखा है मीटर। तो या तो इसको मीटर में या तो इसको किलोमीटर में चेंज करना है या फिर इसको मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ जो ऊपर दे रखा है उसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने वाले। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में यहाँ पे जो आवर लिखा है, घंटा जो लिखा है, उसको सेकंड में ले जाना है। तो 1 घंटे में पहले 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे 60 × 60 हम लोग कर देते हैं तो वो सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट अब बनेगी वो मीटर प्रति सेकेंड बनेगी। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए 0 से 0 यहाँ पे 2 कैंसिल होंगे और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 से 36 यहाँ पे कैंसिल आएगा तो बचेगा केवल यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड हम लोगों को एस यहाँ पे 10 मीटर ऑलरेडी दे रखा है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, वस्तु का त्वरण निकालना है। और सेकेंड जो है यहाँ पे वस्तु रुक जाती है, इसका मतलब उसका अंतिम वेग क्या है। यहाँ पे वस्तु अगर रुक जाती है तो अंतिम वेग क्या है, यहाँ पे 0 है। ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में कि वस्तु अगर रुक रही है तो उसका अंतिम वेग क्या बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे त्वरण निकालने के लिए गति का तीसरा समीकरण हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रथम समीकरण का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को समय भी निकालना है और त्वरण भी निकालना है। तो एक साथ हम लोग 2 अज्ञात राशि नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे पहले गति का तृतीय समीकरण यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा सूत्र यूज़ करने वाला हूँ, तीसरा वाला, v² इक्वल में u² प्लस 2as से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले v की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखना है। u की वैल्यू यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने निकाला है 10 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 × a की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो a के लिए a ही नोट करना है, साथ में s की वैल्यू 10 हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में नोट कर रखा है। तो देखिए 0 इक्वल में यहाँ पे 100 बनेगा प्लस ये बनेगा 20a बनेगा, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इस 100 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, इक्वल में यहाँ पे 20a आएगा। अगर a की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो -100 के अपॉन में 20 आएगा, है ना। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, देखें यहाँ पे।
तो वो 5 टाइम होगा और माइनस में आंसर आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि वस्तु की गति कम हो रही है, उसको रोकने का काम हो रहा है, इसका मतलब मंदन बन रहा है। तो जो त्वरण का मान आएगा ए, वो माइनस में आएगा और इसकी यूनिट बनेगी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट बनेगी। सेकेंड हम लोगों को इसी क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि वस्तु कितने समय में रुक जाएगी, मतलब v = 0 बन रहा है तो ये कितने समय में बनेगा। तो समय निकालने के लिए अब हम लोग यहाँ पे गति का जो प्रथम समीकरण है उसका यूज़ कर सकते हैं और t का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है, जो सूत्र उपयोग करना है, वो प्रथम समीकरण v = u + at से हम लोगों को निकालना है। v की वैल्यू अगेन क्या रखना है, 0 रखना है। इक्वल में बात करेंगे, u की वैल्यू क्या रखी है, तो जो हम लोगों ने 10 कन्वर्ट करा है वो लिखना है मीटर प्रति सेकेंड वाला, प्लस a की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगा, ब्रैकेट में नोट करेंगे, इनटू समय हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 0 इक्वल में 10, ये -5t बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, -5t बनेगा। ये माइनस की वैल्यू इधर लेंगे तो +5t आ जाएगा। इक्वल में क्या नोट करेंगे, 10 नोट करेंगे। यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालते हैं तो 10 के अपॉन में 5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आना है और यहाँ पे समय निकला है तो क्या आएगा, ये सेकंड में अपना आंसर बनेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में 2 वैल्यू निकाली है। फर्स्ट हम लोगों को त्वरण निकालना था जो मंदन के रूप में था, क्योंकि वस्तु की गति यहाँ पे कम हो रही है। तो यहाँ पे जो त्वरण का मान आएगा, मतलब मंदन का जो मान आएगा, वो -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। सेकेंड हम लोगों को निकालना था कि वस्तु कितने समय में रुक जाएगी, मतलब टी का मान निकालना था। तो यहाँ पे गति का जो प्रथम समीकरण है उसका यूज़ हम लोग करके टी की वैल्यू अच्छे से हम लोगों ने निकाली है। तो आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। पिंड का त्वरण हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो विराम से अगर कोई वस्तु चल रही है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है। साथ में 3 सेकंड में, मतलब यहाँ पे समय जो दे रखा है वो 3 सेकंड दे रखा है और उसका वेग कितना हो जाता है, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब अंतिम वेग कितना हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे त्वरण ज्ञात करना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है इसी का हम लोग यूज़ करके यहाँ पे जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया है वो नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग, मतलब वो विराम से चलना प्रारंभ करती है, तो u इक्वल क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। साथ में 3 सेकेंड जो दे रखा है कि 3 सेकेंड बाद वस्तु का वेग 6 हो जाता है, मतलब यहाँ पे अंतिम वेग की बात करता है वो। तो v इक्वल में क्या दे रखा है, 6 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो v = u + at यूज़ करने वाले हैं। आगे हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं। v की वैल्यू दे रखी है 6, u दे रखा है 0, प्लस a का यहाँ पे निकालना है वैल्यू और साथ में t दे रखा है यहाँ पे 3 सेकेंड दे रखा है। तो देखिए ये 6 इक्वल में यहाँ पे आना है 3a आना है। अगर a की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 6 के अपॉन में 3 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 2 आएगा और आंसर में यूनिट बनेगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे त्वरण निकाला है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने गति के समीकरण क्या होते हैं, किस प्रकार से हम लोग इनको सिद्ध करते हैं, ये अच्छे से समझा। साथ में गति के समीकरण के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न बनते हैं, वो भी हम लोगों ने अच्छे से आज सॉल्व करें, उनको समझा।